नमस्कार, मैं तनुश्री भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूं प्रधानमंत्री सीरीज में। 27 मई 1964 ये भारत के इतिहास में वो दिन था जब भारत के सिर से इसके प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाथ उठ गया था। नेहरू जी की मृत्यु ने सभी देशवासियों के मन में एक सवाल छोड़ दिया था कि आखिर पंडित नेहरू के बाद इसके आगे का भाग्य कौन तय करेगा। तब कई दिन के असमंजस के बाद जो नाम सामने आया वो था लाल बहादुर शास्त्री का, जिन्होंने राजनीति के इतिहास में सादगी और सभ्यता की एक ऐसी पटकथा लिख दी जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चीन भारत की ही पीठ में खंजर घोंपेगा। चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पंडित नेहरू की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। नतीजा ये हुआ कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर चीन ने अस्थायी कब्जा कर लिया। तब आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि तब की मौजूदा नेहरू सरकार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। पंडित नेहरू इस सदमे से उभर न सके और 27 मई 1964 को उनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उस समय के सबसे लोकप्रिय नेता के गुजर जाने से भारत के लोगों के मन में सवालों का सैलाब आ गया कि आखिर अब ऐसे कठिन समय में भारत का नेतृत्व कौन करेगा। माना जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे मोरारजी देसाई का नाम था। साथ ही और जिन नामों की चर्चा हो रही थी वो थे वी.के. कृष्ण मेनन, लाल बहादुर शास्त्री, वाई.वी. चौहान, पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, एस.के. पाटिल और ब्रजमोहन कौल। लेकिन इसका अंतिम फैसला तब के कांग्रेस अध्यक्ष रहे के कामराज के हाथों में था। कहा जाता है कि उस समय जब मोरारजी देसाई से पत्रकारों ने पूछा कि आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तब मोरारजी देसाई ने जवाब दिया, यदि इसमें जनता की मर्जी है तो मैं इसके लिए चुनाव भी लड़ने को तैयार हूं, लेकिन अभी पार्टी में सर्वसम्मति से राय बनाने का फैसला जारी है। वहीं दूसरी तरफ तब के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निजी सचिव रहे सी.पी. श्रीवास्तव अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री अ लाइफ ऑफ ट्रुथ में लिखते हैं कि 30 मई 1964 को जब लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मुलाकात हुई तब शास्त्री जी ने इंदिरा गांधी से कहा, इंदिरा जी, आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते? पिताजी की मौत ने मुझे सदमे में डाल दिया है। प्रधानमंत्री बनने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अब आप ही इस देश को संभालिए। ठीक है इंदिरा जी। इसके बाद 1 जून 1964 को के कामराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये तय हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज जो भी फैसला लेंगे वो स्वीकार किया जाएगा। इसके अगले ही दिन 2 जून को कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद के लिए लाल बहादुर शास्त्री का नाम प्रस्तावित किया, जिसके बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। देश की कमान कद में सिर्फ 5 फीट 2 इंच और भोले से दिखने वाले लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में जा चुकी थी। इसी छोटे कद को तब के पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह रहे जनरल अयूब खान ने भी हल्के में लिया था। दरअसल 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद अयूब खान ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। उन्होंने शास्त्री जी के कद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भारत में अब कौन है बात करने को। हमारे शास्त्री जी ने भी इसे याद रखा और फिर जनरल अयूब खान को बता दिया कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। खुद लंबे चौड़े से दिखने वाले पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह रहे जनरल अयूब खान सबको उनकी कद काठी से जांचा करते थे। ऐसे ही उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ किया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद उन्होंने शास्त्री जी के कद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भारत में अब कौन है बात करने को। इसी के बाद शास्त्री जी ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए इजिप्ट गए।
लौटते समय वह कराची में ही रुक गए। उनका पाकिस्तान का यह दौरा अयूब खान के लिए एक इशारा था कि शास्त्री किसी से नहीं डरते। अयूब खान के मजाक उड़ाने के कथन को लेकर शास्त्री जी ने तंज करते हुए कहा कि उन्हें भारत आने की जरूरत नहीं, हम ही लाहौर तक आ जाएंगे। तब शायद अयूब खान ने इसे मजाक समझा होगा, लेकिन भारत के लाल ने इसे साबित कर दिया। दरअसल भारत चीन के 1962 में हुए युद्ध के बाद पाकिस्तान ने सोचा कि ये शायद भारत को एक और घाव देने का सही समय है, लेकिन उसी छोटी कद काठी के लाल बहादुर शास्त्री ने नेतृत्व में भारत ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी। साथ ही भारत की सेना लाहौर के करीब तक पहुंच गई और युद्ध विराम का ऐलान हुआ। भारत के लाल बहादुर शास्त्री ने अपने नाम के अनुरूप ही जनरल अयूब खान को अपनी बहादुरी दिखा दी, जिसके बाद अयूब खान भी लाल बहादुर शास्त्री को लोहा मानने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का पार्थिव शरीर देखकर कहा था कि ये वही आदमी है जो भारत और पाकिस्तान को एक साथ ला सकता है। साथ ही अयूब खान ही लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद बाहर से भारत आने वाले पहले शख्स बने। एक तरफ 1962 का भारत चीन युद्ध और दूसरी तरफ 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। लगातार हुई 2 सैन्य जोर आजमाइशों ने भारत की आर्थिक हालत थोड़ी कमजोर कर दी थी। तब 1965 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गरीबी में आटा गीला करने वाली बात कर दी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इसके लिए चट्टान की तरह तैयार खड़े थे। उस दौर में शास्त्री जी ने एक ऐसा नारा दिया जिसने इस जर्जर हालत में जान फूंक दी। तब देशवासियों ने शास्त्री जी के त्याग और दृढ़ निश्चयता की असल परिभाषा देखी। 1962 के भारत चीन युद्ध से देश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तब देश में खाने का संकट था। 1965 में जब मॉनसून कमजोर होने से देश में अकाल की नौबत आ पहुंची, इसी दौरान 1965 में पाकिस्तान ने भी मौका पाते हुए भारत पर हमला कर दिया, जहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और 6 सितंबर 1965 की भारतीय सैनिकों ने लाहौर तक कब्जा कर लिया। ये बात उस दौर की है जब भारत को अमेरिका से गेहूं निर्यात करना पड़ता था। पाकिस्तान से युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दे डाली कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। इस पर शास्त्री जी ने नाराजगी जताई। तब 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नारे का उद्घोष किया। ये जो स्वराज हमारे पास आया है, इसे हमें मजबूती से अपने पास रखना है, ताकि दूसरा कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखे तो हम उसे मजबूती से जवाब दे सकें। आज मैं आपसे कहूंगा कि आप 2 नारे लगाएं जो आज हमारे देश की जरूरत हैं। एक जय जवान का और दूसरा जय किसान का। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, जय जवान जय किसान। साथ ही शास्त्री जी ने सभी देशवासियों को दिन में एक वक्त का व्रत रखने का आग्रह किया। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री नेतृत्व के सूत्र में लिखते हैं, इस अपील से पहले उन्होंने मेरी माँ ललिता शास्त्री से कहा था कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहाँ खाना ना बने। मैं कल देशवासियों से एक वक्त खाना न खाने की अपील करने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। अनिल लिखते हैं कि जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग एक वक्त बिना खाने के रह सकते हैं, तो उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने को कहा जाता है कि शास्त्री जी खुद भी दिन में एक वक्त का खाना नहीं खाते थे। जय जवान जय किसान के नारे ने पूरे देश को हौसले से भर दिया था। यह नारा भारत की आज की राजनीति में भी हिट मालूम होता है। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू की सरकार में रेल मंत्री थे। 23 नवंबर 1956 की सुबह एक बड़े रेल हादसे की खबर शास्त्री जी को मिली।
जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई थी। इससे आहत होकर और अपनी जिम्मेदारी समझकर शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। इसको लेकर पंडित नेहरू ने संसद में कहा कि मैं शास्त्री जी का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं उन्हें दोषी मानता हूं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं ताकि राजनीति में एक नजीर बने। हम शास्त्री जी के आदर्शों का सम्मान करते हैं। शास्त्री जी को भारत के राजनीति में सादगी और त्याग की मूरत की तरह देखा जाता है। अगर हम उनके जीवन को खंगाल कर देखेंगे तो ऐसे कई किस्से देखने को मिलते हैं जहां शास्त्री जी ने बता दिया कि एक राजनेता का असल चरित्र कैसा होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। इत्तफाकन रूप से उनके प्रेरणा स्रोत रहे महात्मा गांधी का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही होता है। 11 वर्ष की छोटी सी उम्र से ही लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित हो गए थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भी खूब हिस्सा लिया करते थे। आज़ादी के संघर्ष के सिलसिले में शास्त्री जी को जेल भी जाना पड़ा था। लाल बहादुर शास्त्री के आदर्श बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह थे। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी शास्त्री जी सादगी में रहना पसंद करते थे। लाल बहादुर शास्त्री के छोटे बेटे सुनील शास्त्री अपनी किताब में एक वाकया का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि एक बार हम तीनों भाइयों को कहीं बाहर जाना था। तब मैंने सुझाव दिया कि क्यों ना बाबूजी की सरकारी गाड़ी से जाया जाए। मैंने बाबूजी के सेक्रेटरी को फ़ोन किया और गाड़ी आ गई। हम तीनों बाहर गए। रात करीब 11 बजे घर पहुंचने पर सो गए। सुबह किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लगा कि पीएम हाउस का कोई नौकर होगा। मैंने तेज़ आवाज़ से कहा, रात में देर से सोए हैं, चाय 8 बजे के बाद लाना। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो पाया कि सामने बाबूजी खड़े थे। बाबूजी ने पूरी बात सुनी और फिर गाड़ी के ड्राइवर रामदेव को बुलाया। पूछा, सरकारी गाड़ी के लिए कोई लॉग बुक रखते हो? और पूछा कि सुनील ने कल रात कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई। रामदेव ने बताया 14 किलोमीटर। तब बाबूजी ने अम्मा से कहा कि 14 किलोमीटर का खर्च निजी खाते से दे दो, मैं पानी पानी हो गया। तो वहीं 1966 में सोवियत संघ में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को समझौते के लिए ताशकंद बुलाया। अनिल शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री नेतृत्व के सूत्र में लिखते हैं कि जब शास्त्री जी 3 जनवरी 1966 को अयूब खान से मुलाकात के लिए निकले तो बहुत ठंड थी। ताशकंद की सर्दी से निपटने के लिए वे अपना खादी ऊन कोट साथ ले गए थे। इस कोट में शास्त्री जी को देखकर रूस के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन को लगा कि ये कोट ताशकंद की सर्दी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस कारण उन्होंने शास्त्री जी के लिए गर्म कोट भिजवाया। कोसिगिन को उम्मीद थी कि शास्त्री जी सम्मान स्वरूप उनका दिया हुआ कोट पहनेंगे, लेकिन अगले दिन फिर शास्त्री फिर वही खादी का कोट पहनते हुए दिखाई दिए। कोसिगिन ने झिझकते हुए पूछा, प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया? शास्त्री जी बोले, उसे मैंने अपने एक स्टाफ मेंबर को उधार में दे दिया। इतनी भीषण सर्दी में पहनने के लिए उसके पास कोई कोट नहीं था। मैं भविष्य में ठंडे देशों की अपनी यात्रा के दौरान निश्चित रूप से आपके उपहार का उपयोग करूंगा। इसके बाद कोसिगिन ने शास्त्री के सम्मान में एक कल्चरल इवेंट रखा था। उन्होंने शास्त्री के स्वागत भाषण में इस घटना का जिक्र किया। कोसिगिन ने कहा था कि हम केवल कम्युनिस्ट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री एक सुपर कम्युनिस्ट हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की यही सादगी उनको खास बनाया करती थी। शास्त्री जी केवल 18 महीने तक ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत को हिलाकर रख दिया और पंडित नेहरू की मृत्यु के करीब 2 साल बाद एक बार फिर भारत को उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद भी युद्ध क्षेत्र में छिटपुट झड़पें बंद नहीं हो रही थीं। इस स्थिति को खत्म करने के लिए सोवियत संघ ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए ताशकंद बुलाया। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान सोवियत संघ पहुंचे। 10 जनवरी को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौता पूरा होने के बाद सोवियत संघ ने होटल ताशकंद में एक पार्टी रखी थी। शास्त्री जी उस दिन कुछ देर पार्टी में रुके, फिर 10 बजे अपने कमरे में वापस गए। इसके बाद शास्त्री जी ने खाना खाया। खाना उनके निजी सचिव रामनाथ ने परोसा। खाने में आलू पालक और कड़ी थी। ये खाना तत्कालीन राजदूत TN कॉल के यहाँ से बनकर आया था।
खाना खाते हुए दिल्ली से शास्त्री जी के लिए एक फ़ोन बजा। फ़ोन पर दिल्ली से उनके सहायक वेंकट रमन थे। उन्होंने बताया कि कई पार्टियां भारत में उनके फैसले की आलोचना कर रही हैं। इसके बाद शास्त्री जी कुछ परेशान हो गए। रात को करीब 1:30 बजे जब दोबारा उनके कमरे में उनके डॉक्टर R.N. चुग अंदर पहुंचे तो पाया शास्त्री जी अचेत पड़े हुए थे। डॉक्टर ने पल्स चेक की और जब भारत अगले दिन उठा तो सन्न रह गया। शास्त्री जी दुनिया छोड़कर जा चुके थे। अपनी किताब में शास्त्री जी के कमरे के बारे में कुलदीप नैयर ने लिखा है, फर्श पर उनकी स्लीपर सलीके से वैसी ही बिना पहने रखी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल पर थर्मस उल्टा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि इसे खोलने की कोशिश की गई है। कमरे में कोई अलार्म या बजर नहीं था जो आम तौर पर रहता है। कमरे में 3 फ़ोन थे लेकिन तीनों बिस्तर से काफ़ी दूर थे। शास्त्री जी की मौत की जांच का मामला उठता रहा। तत्काल सरकार ने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। जांच के लिए कमेटी बनी, राजनारायण कमेटी। सबसे पहले उनके निजी डॉक्टर R.N. चुग को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाना था, लेकिन उनकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में डॉक्टर चुग की भी मृत्यु हो गई और उनकी बेटी जीवन भर के लिए विकलांग हो गई। यही उनके सहायक रामनाथ के साथ हुआ। सड़क हादसे में उनको बुरी तरह चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई। इस कमेटी की रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की जा सकी। शास्त्री जी की मौत आज तक एक रहस्य बनकर रह गई। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। हालांकि उनकी मौत आज भी भारत की राजनीति में एक सवाल है, लेकिन शास्त्री जी सिर्फ 18 महीने में ही अपनी छाप भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में बना गए जिन्हें आज भी लोग उनके उदार चरित्र के लिए याद करते हैं। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे भारत की राजनीति के एक और सितारे के साथ। नमस्कार।